स्टोमक क्या है, ये देखिए मैंने सिर्फ़ ये इकट्ठा किया जानकारी और जितना भी मुझे आता है मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी। तो जी। पहले सर स्क्रीन आ रहा है ना? विज़िबल है ना? स्क्रीन बिल्कुल आ रहा है और आप अगर आपके पास वायर है या कुछ तो थोड़ा-सा और पास करें, थोड़ी-सी आवाज़ और लाउडली आएगी तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक है सर, है ठीक ना? है। हाँ, ठीक है सर। थोड़ा साउंड ये ठीक है सर? हाँ जी, हाँ अभी जी। आवाज़ ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ जी। ओके सर। स्पीच कर रही हूँ। माफ़ी चाहूँगी सबसे थोड़ी थोड़ा-सा ठीक कर लेते हैं। अच्छा, अभी मैं बात कर रही थी कि स्टोमक के ऊपर। तो स्टोमक क्या है, कहाँ पे स्थित है, एक छोटा-सा नोट है। पेट जो है ऊपरी आंत में, आप लोग देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन के पीछे ये पूरा जो हमारा जो ये एब्डोमेन है, इसको पूरा एब्डोमेन कहा जाता है, जो हम लोग रिपोर्ट में देखते हैं। इस एब्डोमेन में एक जे आकार के मांसपेशीय अंग है, जो पाचन तंत्र एक केंद्रीय भाग के रूप में कार्य करता है और भोजन को संग्रहित करने, मिलाना और पचाने के लिए महत्वपूर्ण काम कार्य करता है। ये एंजाइमों और गैस्ट्रिक एसिड को उपयोग करके भोजन को रासायनिक रूप से तोड़ता है, जिससे भोजन काइम नामक पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए हम लोग जो खाना खाते हैं वो सीधा जाके हमारे कहाँ पे जाते हैं, फूड पाइप के साथ सीधा जाके स्टोमक में स्टोमक में जाते हैं और वहां पे सारे एंजाइम जो भी है हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम है उसके साथ ये तो पूरा खाने को तोड़ के ये हमारे शरीर में फैलता है। छोटे आंत के साथ छोटे आंत में जाके फिर इसको पूरे शरीर में फैलता है ये। फिर आता है ये देखिए यहाँ से ये हमारा फूड पाइप है, यहाँ से आके इसको यहाँ से आके ये यहाँ पे जमा होता है। तो आप भी जानते हैं पेट का उपयोग और कार्य क्या है? इसका काम क्या है? पहली बात है इसका काम आता है इसको स्टोरेज। पेट के ऊपरी हिस्से में रिलैक्स होकर फैलता है। ताकि जितना आप खाओ ना उसके हिसाब से ये फैलता है। ये ताकि बड़ी मात्रा में भोजन और तरल पदार्थ को धारण कर सके। फिर मैकेनिकल डाइजेशन, ये डाइजेशन भी करता है। यहाँ पे जो मांसपेशियाँ हैं, जो पेट के दीवारों पे मौजूद मांसपेशियाँ भोजन को मिलाती है और उसे ब्लेंडर जैसी चीज़ों में बदल देती है। जिससे ये छोटे-छोटे पचन योग्य टुकड़े में टूट जाता है। जैसे आपने बहुत बड़े कोई मतलब कुछ खाना खाया, जैसे जो भी हम लोग खाते प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स
सारा जो भी खाना खाते थे, उसका मतलब है दाल, चावल, रोटी, पनीर, जो भी हम लोग खाते हैं वो क्या होता है इसमें स्टोमक में जाते हैं और भोजन को मिलाते हैं उसको ब्लेंडर जैसे उसमें चीजों में बदल देती है। ब्लेंडर में जैसे मिलते हैं ना हम लोग का खाना, हम लोग जो भी बनाते हैं उसमें पेट में भी वैसे ही होता है। उससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो हम लोग शरीर को हजम कर पाए, उस शरीर हजम कर पाए उसी टुकड़ों में ये टूट जाते हैं। फिर केमिकल डाइजेशन क्या करता है, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहते हैं। आप लोग जानते हो जो हम लोग जो कभी खाना खाते हैं ना उसको पचाने के लिए जो एसिड काम करते हैं उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक होता है, जिसलिए हम लोग कुछ भी खाते हैं ना, अगर हमारा पाचन तंत्र सही है तो हजम कर लेते हैं। ये बेसिकली प्रोटीन को तोड़ने के लिए पेप्सिन जैसे एंजाइमों को सक्रिय करता है। तो ये HCl क्या करता है, उसको जो भी खाना जो भी हम लोग खाते हैं उसको उसी फॉर्म में लेके आते हैं ताकि वो बाकी एंजाइमों के साथ मिलकर हमारे शरीर तक पहुंच पाए। फिर आता है रेगुलेशन। ये पोषक तत्वों को अवशोषण का अनुकूलित करने के लिए भोजन को छोटी छोटी नियंत्रित मात्रा में छोटी आंतों तक पहुंचाते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि स्टोमक से सीधा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फिर आते हैं पेट की इसके आकार के बारे में बात करते हैं। ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ से ऊपर से ये आके यहाँ पे ये रुकता है। अच्छा, इसका आकार कैसा है, पेट के 4 मुख्य क्षेत्र में विभाजित किया गया है। आप लोग देखोगे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कार्डिया, जहाँ से ये प्रवेश करते हैं। फिर फंडस, ये भंडारण क्षेत्र, ये एरिया यहाँ पे ये ठहरता है। फिर बॉडी जो मुख्य पाचन क्रिया है, और पाइलोरस छोटी आंत में निकाल द्वार जो है, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर द्वारा नियंत्रित होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जैसे ऊपर से ये आया, यहाँ पे आके पहले यहाँ पे जमा हो जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे बॉडी में पाचन क्रिया पूरा होता है इस एरिया में। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये छोटी आंत की तरफ निकल जाता है इस साइड। आप लोग अगर हमारे एपोलाइट के जो स्टोमक के हिस्से देखेंगे ना, साफ साफ इस एरिया में, सर मेरी हाथ दिखाई दे रही है? हाँ जी दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, इस एरिया में आपका स्टोमक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे दिक्कत हो रही है। आप जहाँ पे लगाओ ना तो आपको ये चीज पता चलना चाहिए। जैसे किसी का ज्यादातर लोगों को इस एरिया में दिक्कत आती है, तो ये चीज को आपको तब यहाँ पे थेरेपी करना है, क्योंकि उनको पेट में कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पर इस तरफ यहाँ से कुछ हो रहा है, मतलब ये स्टोमक का जो हिस्सा है इस एरिया, तो इस एरिया में अगर दिक्कत है तो इसका मतलब है इसके बॉडी में कहीं ना कहीं घाव बन रहा है या कोई दिक्कत हो रहा है। तो आपको इस एरिया में तब थेरेपी करना है। और अगर आप देखें ना कि यहाँ पे जो ये द्वार है जहाँ से खाना छोटे आंत में जाते हैं, पाइलोरिस कहा जाते हैं, इस एरिया में अगर आ रहा है ना तो आपको इस एरिया में दिक्कत है ना, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मिलता है, तो ये एरिया में इस जगह पे आता है। तो आप अगर स्टोमक में किसी को दो तो यहाँ से शुरू करके, जहाँ से इसका स्टोमक का पॉइंट है, यहाँ से लेके शुरू करके धीरे धीरे आप इसको पूरे हिस्से में घुमाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टोमक पे कहाँ पे दिक्कत है। तो आप लोकेट कर पाओगे कि कहाँ पे दिक्कत है। या तो पेट के स्टोमक के अंदरूनी जो दीवार है उसमें दिक्कत हो सकती है, या तो उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जहाँ पे है कनेक्शन, वहीं पे दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग इसी हिसाब से उसको ट्रीट करो। पेट से संबंधित क्या होता है, रोग और उसकी स्थितियां कैसे होती है, ये स्टोमक में देखिए हमारे शरीर में इस तरीके से ही रहते हैं। क्या होता है, पहली चीज मैंने बहुत ज्यादा स्टोमक में एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, लेकिन इससे संबंधित जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसको हम लोग ज्यादातर अगर डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसको एपिलेप्सी ठीक भी कर सकते हैं और सप्लीमेंट्स का सहारा भी ले सकते हैं। देखिए गैस्ट्राइटिस जो पेट की परत पर सूजन, मैंने कहा ये चीज यहाँ पे अंदरूनी हिस्से में आपको अगर कोई चेकअप करने के टाइम पे आपको अगर यहाँ पे दिखे
ऊपर के हिस्से में, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको गैस की दिक्कत है, गैस होता है। लोग कभी-कभी शर्म के मारे नहीं बताते कि हाँ, मुझे गैस की दिक्कत है। आप उनसे पूछिए, देखिए बोलिए कि उनको दिलासा दीजिए कि ये शर्माने वाली कोई बात नहीं है, नेचुरल चीज़ है। तो आप अगर इस चीज़ को, इस हिस्से को अगर ठीक कर लेंगे, तो आपको गैस की दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो आपको इस एरिया में इसको करना है थेरेपी। गैस्ट्राइटिस, पेट की परत में सूजन आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पेप्टिक अल्सर डिजीज। देखिए, पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए भी हम लोगों के नीचे, अगर पेट के ठीक नीचे वाला एक पॉइंट है, उसमें आप लोग देख सकते हैं पेप्टिक अल्सर का पॉइंट है। जो इसके क्या है, पेट की ऊपरी छोटी आंत में घाव, ये जो अक्सर एच पाइलोरी बैक्टीरिया या NSAID मेडिकेशन दवाओं के कारण होता है। हम लोग मैं बोल रही थी कब उस दिन के लास्ट क्लास में कि दवाई जो हम लोग लेते हैं ना, तो थोड़ा सा सावधानी से लेनी चाहिए, या डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। पैनल में एक डॉक्टर साहब भी है, तो सर से मैं बाद में भी बात करूंगी कि सर इस बात को भी मानेंगे ना कि किसी डॉक्टर के बिना कोई सलाह के कोई भी मेडिसिन आप लोग ऐसे मुंह उठा के नहीं ले लेंगे। आप लोगों को अगर उसको लेना है तो डॉक्टर से सलाह कीजिए कि सर मेरे को ये दिक्कत हो रहा है, ये मैडम ये दिक्कत हो रहा है, फिर उसके बाद लीजिए, क्योंकि इससे हमारे स्टोमक को भी बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। फिर आता है GERD, खाने की नली में खाना ऊपर लौटना। ये क्या होता है, ये ज्यादातर पेट के एसिड का लगातार भोजन नली में वापस आना। जो ऊपरी हिस्से में हम लोग महसूस करते कि एकदम से एसिड बन के ज्यादातर डकार आ रहे हैं, मुंह एकदम खट्टा हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं GERD का प्रॉब्लम, जिससे सीने में जलन होती है। लोग बोलते हैं कि लगातार मुझे जलन होते हैं, तो उस टाइम पे आप उनको एक्वस और हाई फाइबर की जो कॉम्बिनेशन है वो आप सजेस्ट कीजिए, और लगातार आप उनको इस पॉइंट में, ऊपरी हिस्से में, जो हमारे हाथ में यहाँ पे, आप स्टोमक के ऊपरी हिस्से में आप उनको थेरेपी करते रहिए। साथ में पूरे पेट में जहाँ पे भी आ रहा है वो दीजिए, उसके रिलेटेड पेप्टिक अल्सर को भी दीजिए। पीछे उंगलियों में गैस्ट्रिक अल्सर का पॉइंट है वो भी कवर कीजिए, ठीक है। तो ये चीज, और साथ में ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट है और ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इनको कवर कीजिए जिसका यहाँ पे जलन होने लगता है। कुछ भी खाना खाते हैं तो उनको लगातार भोजन नली में वापस आते हैं, तो उसको आप इन सब चीजों से आप उनको ठीक कर सकते हो। और साथ ही में उन सबके साथ एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितने साथी हैं सब लोग अपने अपने हैंड चार्ट को भी ना खोल के रखे, ताकि उनको रिलेट कर पाए कि मैं कहाँ से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में चार्ट लिखा हुआ नहीं है जिसमें अपने हाथ को शो कर रही हूँ, क्योंकि एक ही साथ मैं स्क्रीन को शेयर करके चार्ट भी खोल नहीं सकती हूँ, ये जो मेरा PPT है वो नहीं चला सकती, इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग चार्ट को भी खोल के रखें। फिर नेक्स्ट आता है क्या है, स्टोमक कैंसर। देखिए ये जो है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। पेट में घातक ट्यूमर, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है स्टोमक में, हमें पता ही नहीं चलता है। लगातार अगर पेट में दर्द रहता है, जलन रहता है, तो आप लोग थेरेपी तो कीजिए, ये तो मैं बोल रही हूँ कि हमारे उसमें अगर, लेकिन आपको तो लगातार ऐसा हो रहा है तो आप लोग जरूर इसका एक बार जांच करें, डॉक्टर से संपर्क करें, फिर उसके मुताबिक डॉक्टर जो बोले दवाई तो चालू कीजिए, लेकिन साथ में आप हमारे चिटोसन आप उसको लीजिए, टिपोली लीजिए, हाई फाइबर लीजिए, ये सारी चीज आप उसको कंटिन्यू कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल डिस्प्लेसिया, बिना किसी स्पष्ट शारीरिक कारण से बार बार इंडाइजेशन होना, मतलब आपको कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन बार बार आपको इंडाइजेशन हो रहा है। ये बहुत से वजह से होते हैं, आप नहीं सही कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं, ये हमारे शरीर के दूसरे कारणों से भी ये चीज होता है। फिर आते हैं स्टोमक फ्लू। स्टोमक फ्लू क्या होता है, संक्रमण जिसके कारण उल्टी और दस्त होता है। देखिए हम लोग खाना खा लेते, मैं हाइजीन के नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैंने बार बार बोला था कि हाइजीन मेंटेन कीजिए। क्योंकि हाइजीन अगर आप लोग मेंटेन नहीं करेंगे, बाहर से जो भी इन्फेक्शन
जो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं वो क्या करते हैं, उल्टी और दस्त लग जाते हैं। तो हम लोग ये कॉमन है, लोग क्या करते हैं, इसको सोचते हैं, अरे उल्टी और दस्त लगा है, चलो ठीक है, कुछ भी दवाई ले लेते हैं। आप लोग इसमें अगर उल्टी और दस्त बंद नहीं हो रहा है तो जरूर जरूर एक बार डॉक्टर से मिलिए, मिल के इसको आप लोग ठीक कीजिए। फिर लगातार आप लोग स्टोमक में, लीवर पे, जो भी हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये यहाँ पे इस वाले उंगली पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पॉइंट पे, लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट पे, ये सारा पॉइंट में आप थेरेपी कीजिए, तो धीरे धीरे ये चीज खत्म हो जाएगा। और खाने में हाइजीन का बहुत ध्यान रखिए। हाइजीन का मतलब ये है कि मैं घर का खाना खा रही हूँ, हाइजीन तो है नहीं। खाने से पहले हाथ धोना बहुत जरूरी है। हाथ धो के सारा साफ सुथरे तरीके से खाना खाइए। फिर आते हैं गैस्ट्रोपेरेसिस। इसमें क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें पेट बहुत धीरे धीरे खाली होता है। ये आपका, किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से अगर ऑन करने जाऊँ तो इसको फिर से स्टार्ट करना बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है। ये क्या होता है, ऐसी स्थिति जिसमें पेट बहुत धीरे धीरे खाली होता है। क्या आपने खाना यहाँ पे आ गया इसके अंदर, लेकिन ये जो यहाँ पे जो स्टमक में जो खाना है वो धीरे धीरे पच गया है और हमारे छोटी आंत की तरफ जा रहा है। तो ये क्या होता है, ये चीज ये भी एक डिजीज है जो हमारे स्टमक के मसल्स को वीक बना दे रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, पाचन क्रिया जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, इसलिए हम लोग का पेट भरा भरा रहता है। तो आप लोग इसके लिए भी हम लोग तो टीएनजीएन है, टीएनस फैमिली में है। मैं आशा करती हूँ सब लोग इसको फॉलो करते हैं। जैसे एवरी 3 मंथ्स में आप लोग इफोएस का एक जो पूरा जो कोर्स है उसको कंप्लीट कीजिए एवरी 3 मंथ्स में। उसमें आपका छोटी आंत भी ठीक रहेगा, आपका स्टमक भी ठीक रहेगा, और हाई फाइबर को भी अपने जीवन में रखिए, क्योंकि हम लोग के जो लाइफस्टाइल में हाई फाइबर हम लोग आजकल बहुत कम ले रहे हैं, चाह के भी नहीं ले पाते हैं। तो उसको आप लोग लगातार अपने उस पे रखिए। फिर आते हैं स्टमक डिजीज का जो सिम्टम्स है वो कैसे हम लोग जान लेते हैं। ऐसे तो सब लोग जान ही जाते कि स्टमक डिजीज में क्या क्या होता है। लगातार पेट में जलन या अपच होता है, जो इंडाइजेशन होता है ना, हम लोग कुछ भी खाते हैं, आप लोगों को सुनने को मिलेगा कि हम लोग कुछ भी खा रहे हम लोग का एसिडिटी बन रहा है। तो ये आपके स्टमक डिजीज का एक लक्षण है, तो आप इसको इग्नोर ना करें। फिर आते हैं जो मतली और उल्टी, जैसे बार बार कुछ भी खाए तो ये हमें उल्टी मतलब ठीक मचल रहा है तो हम लोग उल्टी भी करना चाहते हैं। तो एक चीज होता है, जैसे आपका लिवर वीक हो जाते तो भी ये आपको ऐसे स्टमक में कुछ भी खाना नहीं पहुंचता है। जैसे आपको टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, कुछ भी इस तरीके का दिक्कत हो गया तो आपको ये चीज दिखाई देगा। तो आप लोग इसमें भी ध्यान दीजिए। हम लोग, जैसे मैंने कहा था कि लीवर की कोई भी दिक्कत है, जैसे टाइफाइड, जॉन्डिस होता है ना, तो आप लीवर में थेरेपी ना कीजिए। लीवर को उस टाइम पे रेस्ट पे जितना आप रखेंगे उतना अच्छा है। तो लीवर के पॉइंट्स पे आप उसमें कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे थेरेपी ना कीजिए। देखिए, लीवर को उस टाइम पे हमें थोड़ा रेस्ट देना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, उस टाइम पे स्टमक के पॉइंट्स पे ज्यादातर स्टमक पे पॉइंट्स पे आप लोग फोकस कीजिए, स्टमक के रिलेटेड, लिवर को छोड़ के स्टमक के रिलेटेड वो सारे पॉइंट्स पे आप लोग थेरेपी कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। फिर आते हैं बहुत जल्दी आप लोग क्या, तो बहुत जल्दी पेट भर जाना, शीघ्र तृप्ति, मतलब आप कुछ भी खाना खा रहे हो ना, आपको थोड़ा सा ले लिया, नहीं मेरा पेट भर गई। आप अगर कुछ फाइबर खाते हैं, आप अगर कम खाते हो वो अलग बात है, लेकिन कुछ कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे बहुत दिनों तक ब्रेकफास्ट स्किप कर जाते हैं लोग। लेडीजों में ज्यादातर ये है कि घर में सब लोगों को खाना देते देते वो क्या करते हैं, अपना खाना खाना भूल जाते हैं, मतलब उसको ना जानबूझ के वो करते हैं कि नहीं मैं थोड़ी देर में खा लेती हूँ, थोड़ी देर में खा लेती हूँ। इसे करके हमारे स्टमक में जो एसिडिटी बनते रहते हैं, जो एसिड रहता है, क्योंकि वो रेडी है कि आपका खाना पचाने के लिए, लेकिन आप खाना शरीर में नहीं दे रहे हो। तो उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लेडीज मेरे पास आते हैं, मुझे ना थोड़ा ही खाती, मैं तो थोड़ा खाती फिर भी मैं कि मोटा हो रही हूँ।
उनको खाने की जो आदत है वो धीरे-धीरे मतलब खत्म हो जाते हैं, मतलब खाने की इच्छा। क्योंकि इतना एसिड और वो गैस बन जाता है तो उसको खाने की इच्छा नहीं रहती। तो उसके लिए भी आप स्टमक के पॉइंट पे कीजिए। यहाँ पे जो गैस्ट्रिक से का पॉइंट है यहाँ पे पिछली उंगली में यहाँ पे कीजिए। साथ में जो एपेटाइट का पॉइंट है, यहाँ पे एपेटाइट का पॉइंट कवर कीजिए तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आप दे सकते हो। आप देखोगे कि 1 हफ्ते में वो आके आपको बोल रहे हैं कि जो भी है, लेडीज़ हो या जेंट्स, आपको आके बोलेंगे थैंक यू मैम, मैं अभी खाना खा पा रही हूँ। ठीक है? फिर ब्लोटिंग और गैस बहुत ज़्यादा लोगों को जैसे होते हैं खाना अ, माफ़ी चाहूँगी, मैं सबको बोलूँगी कि आप लोगों का जो पेट, हम लोगों का जो इसमें कुछ हिस्सा मेरा भी है, पेट फूलता है ना, ये ज़्यादातर आप देखोगे बहुत देर तक आप अगर खाली पेट में रह रहे हो या गैस बहुत बन रहा है, उस टाइम पे गैस भी बहुत बनता है। तो क्या होता है जो है ना खाना पचता भी नहीं है। तो वो कुछ भी खाते हो आप वो गैस बना देते हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए उसको ठीक करने के लिए आपको खाना सही टाइम में उसको थोड़े-थोड़े हिस्से में बाँट के खाना चाहिए। जैसे एक बार में मैं नहीं खाऊँगी कि अगर मुझे घर से मैं निकल रही हूँ ये सोच के नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब खाना खा के निकलती हूँ, मुझे खाना मिलेगा या नहीं। कुछ फाइबर ले लीजिए, फाइबर में आपको फ्रूट्स आ जाता है, कुछ सलाद आ जाता है जो आप अपने उसमें रखिए, बैग में रखिए। तो आप इसको खाना खा लीजिए थोड़ी देर में, पानी पीजिए तो आपका ये चीज़ बंद हो जाएगा, पेट फूलना या गैस बनना। हार्ट-बर्न, एसिड रिफ्लक्स जो मैंने अभी कहा, जो ये ऊपर की तरफ गैस जो जाते हैं तो उस टाइम पे एकदम से जलन होती है, ठीक है? फिर आते हैं कैसे हम इसका देखभाल करें। अपने पेट की देखभाल के लिए कुछ बेहतरीन तरीके ये बहुत जानना आवश्यक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो ना इतने सारे, देखो मैं जो बोलती हूँ ना बार-बार फाइबर, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे ना ज़्यादातर यहाँ पे फाइबर दिख रहा है। प्रोटीन भी है, ये जो दाल जो भी है यहाँ पे, लेकिन सारा सब्ज़ी भी पड़ा हुआ है। इसमें क्या है, स्वस्थ और आर्ट बैक्टीरिया के लिए फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाएं। दही और कैफीन जैसे ये जो क्या है कि खाद्य पदार्थ जो प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं, जो फायदेमंद होते हैं। दही आपका प्रोबायोटिक है, ये आप लोग ज़रूर लीजिए, आप भी जैसे किसी भी फॉर्म में, लेकिन उसमें आप चीनी किसी भी फॉर्म में का मतलब है आप मीठा दही जो हमारे बंगाल में मशहूर है, मीठे दही जो मिलते हैं, वो फ़ायदेमंद नहीं होते क्योंकि उसमें ऑलरेडी चीनी मिलाया होता है। तो आप लोग जो नेचुरल जो घर में जो दही हम लोग जो जमाते हैं उस दही को लीजिए, वो सबसे अच्छा है। वो किसी भी मतलब किसी के लिए भी आप उसको कैसे लोगे, जैसे कुछ आप देखिए एक चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे कुछ तला हुआ ना कुछ तला हुआ ज़्यादा चीज़ आप अगर ले रहे हैं ना, तो एक कटोरी में थोड़ा-सा दही लीजिए, उसमें थोड़ा-सा जीरा पाउडर और थोड़ा-सा काला नमक मिला के ले लीजिए, बस और कुछ ना डालें। चीनी-वीनी मिला के आप देखिए अपने शरीर को अगर ठीक रखना चाहते हैं ना तो अपने जीभ को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। स्वाद को जैसे मेरे को स्वाद नहीं आ रहा, नहीं ऐसा मत कीजिए। ठीक है ना? आप अपने शरीर को ठीक रखेंगे तो थोड़ा-सा जीभ को भी कंट्रोल रखेंगे ना तो आपको शरीर भी अच्छा रहेगा और आगे को लोगों को भी आप बता पाओगे। जैसे फल, सब्जियाँ और साबुत अनाज जैसे फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन बढ़ाएँ। मैंने आपको कहा, लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कहीं पे भी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए बात नहीं कही गई है। कार्बोहाइड्रेट्स लेना ज़रूरी है, वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको साथ में ये सारी चीज़ भी लेना ज़रूरी है। फिर आगे खान-पीन की आदतों में सुधार करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को कहा था कि भोजन की अच्छी तरह से चबाकर धीरे-धीरे खाएँ ताकि पाचन क्रिया में सहायता मिले। देखिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो क्या किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, अपने आप लोग सही दिल पे हाथ लगा के पूछिए, अगर आपके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, पर आप खाना नहीं खा पा रहे हो, तो आपको क्या पैसा कोई काम आएगा? हम लोग खाने के लिए मतलब जीने के लिए खाना है, खाने के लिए जीना नहीं है। हम लोग जब खाते हैं ना, तो चीज़ों को ऐसे कीजिए कि धीरे-धीरे खाएँ। मैं ये नहीं बोल रही कि स्लो, स्लो, स्लो।
सब लोग एक चीज सबको कंप्लेन है, मैं जल्दी नहीं खा सकती। मेरे को ना ये आदत है, मैं ये नहीं बोल रही, मैं अपने आप को एग्जाम्पल देके सबको समझाती, मैं किसी और को नहीं बताती, क्योंकि मैं ना बहुत धीरे खाती हूँ। ये चीज नहीं, मैं ये सब चीज मान के नहीं, पता नहीं मैं ऐसे ही खाती हूँ। मैं जल्दी कभी नहीं खा सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो हमारा फूड पाइप है वहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो ये क्या होता है, आप अगर जब धीरे धीरे खाना खाते हैं ना, तो पाचन क्रिया में सहायता मिलते हैं और पाचन तंत्र पर अधिक भार ना पड़े, इसके लिए 3 बड़े भोजन की बजाय 4-5 छोटे भोजन करें। जैसे मतलब है, हम लोग क्या बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर लिया, बस हो गया। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, ठूस देते हैं। ऐसा उसके क्या होता है, हमारे जो पूरा जो डाइजेशन सिस्टम है, जो पाचन तंत्र जो पूरा स्टोमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें ना क्या होता है, बहुत ज्यादा भार पड़ जाता है, बहुत सारा वजन हो जाता है। तो उसको आप क्या करें, छोटे छोटे भोजन में, जैसे देखिए ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया, लेकिन उसमें जो फल फ्रूट्स जो है उसको मैं क्या करूंगी, थोड़ी देर के बाद दे दूंगी, आधे घंटे बाद। फिर उसके जैसे लंच से पहले हम लोग सलाद दे देंगे। इससे क्या होगा, पेट भी धीरे धीरे काम कर पाएंगे और आपके पाचन तंत्र में भी वो दबाव नहीं आएगा। फिर आते हैं, पर्याप्त पानी पीजिए। मैंने क्या कहा, पानी का सेवन करना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने जिस दिन से शुरू किया था उसी दिन से मैं फाइबर फूड और पानी, ये मैं सब बोल ही जा रही हूँ। लेकिन देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा है, कहीं से मैंने कलेक्ट करके मैंने लिखा है। पाचन क्रिया में सहायता और पेट में एसिड बचने से के लिए दिन भर खूब पानी पिए। क्या होता है, क्रैम्प हो जाता है, जैसे पेटों में ना आप लोग देखोगे ऐसे क्रैम्प आ जाते हैं। आपने खाना खाया, आप बोलते हो कि मैंने तो खाना खाया, क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि आप पानी, उसको डाइजेस्ट करने के लिए आप पानी नहीं पी रहे। तो इसलिए आपको क्या करना है, पानी पीना चाहिए। दिन भर में जैसे बोला मैंने, 1 घंटे में 1 गिलास, जैसे आपको प्यास लगे आपको पानी पीना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, जीवन शैली संबंधी कारकों का प्रबंधन करें। लाइफस्टाइल फैक्टर को ना आप मैनेज कीजिए। पेट पर दबाव और सीने में जलन को कम करने के लिए स्वस्थ वजन बनाए रखें। पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और पेट फूलने से राहत पाने के लिए नियमित व्यायाम करें। ये चीज बहुत जरूरी है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक्टिव लाइफ है। देखिए मैं बोलती हूँ ये चीज, आप लोग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, इसको कीजिए पेट के लिए। 5-10 मिनट जीतने के लिए, वो आपके पूरा शरीर को ना, जिसको सूर्य नमस्कार करने की आदत है, उसको ये सब चीजों से मतलब बहुत दूर हम लोग रहते हैं। हाँ, अगर किसी के पास टाइम नहीं है, आप लोग पीसीएम की सहायता लीजिए। पीसीएम को जो है, पहले तो आपको स्टैंडिंग पोजीशन, फिर उसको आप क्या करोगे, उल्टा लेट के पेट के ऊपर, पहले पहले आप हाई पे नहीं ले सकते हो, स्टोमक में उसको लगा के आप, मतलब जैसे बीसीएम के ऊपर पॉस्चर है, आप लोगों के पास बीसीएम है तो बीसीएम के बुक पे आपको पॉस्चर मिलेगा, उस पे उल्टा लेट के उसमें कीजिए। और बीसीएम में बैठ के देखिए, मैं कुछ पॉस्चर है, मैं उसको भी साथ साथ बता रही हूँ ताकि आपको वो हो जाए। बीसीएम में बैठ के ना पैरों को अपने की तरफ खींच के उसको जितना हो सके पैरों को आप पेट की तरफ खींच के आप उसको लीजिए। तो बीसीएम का जो फ्लो है वो आपको पेट को भी, एब्डोमेन पार्ट को भी वो आपको थेरेपी करते हैं और आपको पेट में जो भी दिक्कत हो रहा है उसको कम करने में सहायता करते हैं। स्ट्रेस कम कीजिए, ये बहुत जरूरी है। लोग इतना स्ट्रेस रहते हैं इसकी वजह से हमारे जो हार्मोन्स है सही तरीके से काम नहीं करते। जो एक पचाने के लिए जो हार्मोन आते हैं हमारे शरीर में, स्टोमक में, वो हार्मोन भी सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस को कम कीजिए। देखिए हमारे पास छोटा सा एक मशीन है, हाइपो या हेड केयर, उसको जरूर सोने से पहले और नींद से जगने के बाद आप उसको साइड में रखिए, उसको जरूर करके फिर बेड से नीचे आइए, क्योंकि वो आपको दिन भर आपको तनाव कम रखने में मदद करता है। और जब भी आपको लगे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहे हैं तो आप उसको कीजिए। इस पे आप किसका हेल्प ले सकते हो, जिन लोगों के पास हेड केयर नहीं है, अत्यधिक तनाव से पेट संबंधी समस्या हो सकती है, इसलिए योग,
ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी विश्राम तकनीकों का अभ्यास करो। जैसे आप ऐसे बैठे हो, जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो ना, मैं सबको बोलती हूँ, कुछ मेरा मतलब एक्सपीरियंस की मैं उसमें बताती हूँ। आपके ये 2 उँगली है, ये 2 उँगली, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, तो दोनों उँगलियों में आप ऐसे इसको कीजिए। ये भी योग का एक पार्ट है। आप जैसे बैठे हो, गहरी साँस लीजिए और इसको अभी 2 उँगलियों, 2 हाथ में। तो ये आपको स्ट्रेस कम करने के लिए मदद करेगा। आप देखोगे इसका भी बहुत फ़ायदा है। ये दोनों चीज़ आप लोग करते रहिए, क्योंकि हर एक के पास मुझे अगर पता नहीं किसके पास हाइपो है, किसके पास नहीं है, तो आप लोग इसका भी मदद ले सकते हैं। ये योग का एक पार्ट है। थोड़ा-सा थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठ जाइए, गहरी साँस लीजिए, तो आपका ये तनाव ना कम हो जाएगा। लोगों को आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो इसको ज़रूर कीजिए आप लोग, स्ट्रेस को कम कीजिए। नेक्स्ट आता है, जलन पैदा करने वाली चीज़ों से बचें। शराब, कैफ़ीन और धूम्रपान का सेवन सीमित करें, क्योंकि ये पेट के परत में जलन पैदा कर सकते हैं। ऐसे रिफ्लक्स से बचने के लिए सोने से 2-3 घंटे पहले खाना ना खाएँ। हम लोगों की एक आदत है, जैसे हम लोग रात को क्या करते हैं, खाना खा लेते कितने बजे? 10 बजे। ये ज़्यादातर, मैं किसी और को नहीं बोलूँगी, मेरे घर में ही होता है। मैं बहुत जल्दी खाना नहीं खा पाती हूँ। होता नहीं है मेरे लाइफ़स्टाइल में। मेरा खाने का टाइमिंग वही होता है, 2 मतलब 10 बजे तक मेरा खाना खाने का टाइम है। लेकिन वो खाना अगर हम लोग थोड़ा और आगे कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सोते-सोते हम लोग 12 बज जाते हैं। तो 12 बजने का मतलब है, आप अगर 10 बजे खाना खा रहे हो, तो आप टाइम कितना दे रहे हो? आपको नींद ऐसी आ रही है, तो आपको लगेगा कि मैं सो जाऊँ। तो इसीलिए हम लोग भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी खाना खाने की वो करें, तो आप लोग भी इसको देखिए। और शराब, कैफ़ीन जो है, देखिए, लोगों को लगता है कि तो स्ट्रेस से बचने के लिए सब लोग बोलते हैं, अरे भाई, थोड़ा-सा छोटा-सा एक पेग ले लेते हैं। वो आपको कुछ नहीं करता है। आपको ना लीवर, देखिए, शराब अगर पीते हैं ना, तो लीवर के फंक्शन भी खराब होते हैं, स्टमक का भी जो मसल्स है उसको भी वो कमज़ोर कर देते हैं। और धीरे-धीरे ना हमारे जो शरीर का जो सारी चीज़ें है, वो ब्रेन को भी इरिटेट करते रहते हैं, मतलब ब्रेन को भी स्ट्रेस इतना हो जाता है, तो आप इसको ना पिए तो बहुत ही अच्छा है। कैफ़ीन मतलब लोग सोचते हैं कि अरे चाय पी लिए, हाँ, कॉफ़ी ले ली तो हमें स्ट्रेस फ्री हो जाएँगे। नहीं, बच्चों को जब पढ़ाई के टाइम पे आप लोग उसको प्लीज़ ये प्रोवोक मत कीजिए, जो चल बेटा तू पढ़ाई कर ले, मैं तुझे कॉफ़ी बना के देती हूँ। वो बहुत खराब कर रहा है। देखो, बच्चा तो पढ़ लिख के वो काबिल है, तो मतलब वो उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो जाएगा बहुत, लेकिन उसका शरीर ना धीरे-धीरे आप ही खुद अपने हाथों से खराब कर रहे हो। बच्चों को ये प्रोत्साहन, देखिए, पढ़ाई का भी बहुत स्ट्रेस है, तो बच्चों को आप रात को बैठ के पढ़ने के लिए प्रोत्साहित मत कीजिए, उसको सुबह सुबह उठ के बैठ के पढ़ने के लिए बोलिए। उसके टाइम पे आप उसको ग्रीन टी दे सकते हैं, हमारा टी पॉली है वो दे सकते हैं, लेकिन खाली पेट में। आप उसको कुछ खाए, उसके साथ छोटा-छोटा कुछ दीजिए, उसके साथ आप उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। जो मतलब खाना खाने से पहले हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, खाना खाने के बाद हाथ धो लेते हैं। ये बहुत गलत करते हैं। मैं भी बहुत बार कर लेती हूँ, लेकिन ना सब लोग सोचते हैं कि अरे ये मतलब सबको, बहुत लोगों को लगता है कि कोई बंदा या बंदी, कोई भी लेडीज़ या जेंट्स हाथ धो के खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं कि अरे बाप रे बाप! कितना वो कर रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को बनाए रखें। क्योंकि आप अगर हाथ से खा रहे हैं ना, तो ये चीज़ हाथ धो के खाना बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी कीटाणु आजकल इतना ज़्यादा हो रहा है ना, बाहर कीटाणु, मतलब क्या बोलूँ, पहले के ज़माने से बहुत ज़्यादा, तो हमारे अंदर जाएँगे तो वो हमें इन्फेक्शन दे सकते हैं। देखिए, पेट खराबी से ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसको मैंने ऐड किया था। पेट की खराबी के अस्थायी राहत पाने के लिए गर्म सिकाई करें, अदरक की चाय पिए, ये सादा भोजन करें। लगातार दर्द, गंभीर दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन घटने पर डॉक्टर से सलाह लें। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको थोड़ा-सा कुछ हो गया, आप डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन नहीं, आप लोगों को अगर लगातार दर्द हो रहा है पेट में, या दस्त रुक ही नहीं रहा है, जो आपने अपने घर पे जो भी तरीका अपना लिया, क्योंकि घर में दस्त रुकने के लिए भी तरीका होता है। वो दस्त रुक नहीं रहा है, या बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन अगर घट रहा है ना आपका,
तो प्लीज आप लोग डॉक्टर की सलाह लें, पूरी जांच करें, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग स्टोमक के साथ। देखिए मैं ना सारे उसके साथ बैलेंसिंग ऑर्गन जो है ना, मैं इसको कवर कर रही हूँ। जैसे स्टोमक के साथ क्या आता है, स्प्लीन, इसको भी कवर कर रही हूँ। स्प्लीन क्या होता है, तिल्ली होता है। सर मैं क्या आज इसको कवर करूँ या स्टोमक को करूँ, क्योंकि इसको भी थोड़ा डिस्क्राइब किया मैंने, क्योंकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज इतना ज्यादा है नहीं। ले लीजिए, अभी तो ठीक है, हैं 10-15 मिनट है हमारे पास। ठीक है सर। स्प्लीन जो होता है ये स्टोमक का ही एक उसका हिस्सा है। आप लोग अगर किसी को स्टोमक के थेरेपी कर रहे हैं यहाँ पे स्टोमक, तो स्प्लीन का पॉइंट यहाँ पे है। किसी को भी अगर आप स्टोमक पे थेरेपी कर रहे हो तो स्प्लीन को भूलना नहीं, ठीक है। आगे मैं इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो स्प्लीन को भी इसको आप थेरेपी जरूर कीजिए। इसका लोकेशन कहाँ है, मैंने इसीलिए पीछे वो जो स्लाइड लगाया है इसी को दिखाने के लिए। पेट के ऊपरी बाएं भाग, डायफ्राम के नीचे, जो ये आप देख रहे हो इसके नीचे 9वीं और 11वीं पसलियों के ठीक निकट होता है ये जो पूरा जो ये हमारे जो पसली है, ये इसके अंदर आप देख रहे हो, ये छोटे से हिस्से में ये स्प्लीन होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये लाल गुदे के रंग के छानने, मतलब रक्त को छानने वाला है, और सफेद गुदे जो प्रतिरक्षा कार्य से मिलकर बना होता है। रेड पल्प जो ब्लड को जो फिल्टर करते हैं, व्हाइट पल्प जो मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को काम करते हैं, इसको दोनों को मिलकर बना है ये देखिए ये है हमारा स्प्लीन। इसका मुख्य कार्य क्या है, ब्लड फिल्ट्रेशन, रक्त परिसंचन के से पुरानी क्षतिग्रस्त या असामान्य लाल रक्त कोशिकाओं को हटाता है। ये हमारे देखिए शरीर में भगवान ने क्या सिस्टम बना दिया, जो अभी तक हम लोगों के लिए एक आश्चर्य होता है कि ये रिमूव क्या करते हैं, ओल्ड डैमेज और जो भी एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल होते हैं उसको उस सर्कुलेशन से वो हटाते हैं, ठीक है। फिर इम्यून रेस्पॉन्स प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, जो संक्रमण से लड़ने के लिए जो व्हाइट ब्लड सेल है ना, लिम्फोसाइट कहा जाता है। इसको नाम को ना आप जान लीजिए, मैं ये टर्म हटाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग इसको जान के रखिए, ताकि आप इसमें जब भी कोई रिपोर्ट देखे तो आपको पता चले कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। अगर इस पे भी रिपोर्ट्स में कुछ आते हैं ना कि इसको बन नहीं रहा है, तो आप जरूर इस पे थेरेपी कर सकते हैं, स्प्लीन के पॉइंट में। फिर आते हैं स्टोरेज रिजर्वियर। यहाँ पे क्या कि भंडार जलाशय, रक्त विशेष रूप से प्लेटलेट्स को संग्रहित करता है, जिसे तीव्र रक्तस्राव जैसे आपात स्थितियों में छोड़ा जा सकता है। ये जो है ना, यहाँ पे इसका काम भी देखिए, ये क्या कार्य करता है, जो प्लेटलेट्स को भी यहाँ पे वो उसको बनाता है, यहाँ पे रखता है, इसको कलेक्ट करके रखता है। जो हम लोग को जब कभी बहुत ज्यादा खून, जैसे कहीं पे कट हो गया, कुछ हो गया, तो क्लॉट बनता है ना, जिसका प्लेटलेट्स काउंट कम होता है, उसको कहीं पे भी कट होता है तो खून की बहाव कम नहीं होता। बड़े कट के लिए नहीं बोल रही, छोटे कट के लिए भी मैं बोल रही हूँ। और दूसरी चीज है, जैसे बहुत सारे लेडीजों का पीरियड्स बंद नहीं होता है, बहुत ज्यादा पीरियड्स होता है, सब लोग उसको नॉर्मल ना लीजिए, वो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए उस टाइम पे, मैं बार बार बोलती हूँ उसको, क्योंकि उस स्प्लीन की एक कमी की वजह से भी हो सकता है। फिर आता है क्या होता है, ये रक्त में मौजूद बैक्टीरिया और जो फॉरेन बॉडीज है उसको मारने के भी मतलब काम करते हैं, हटाने के काम भी करते हैं। फिर क्या करते हैं, देखिए स्प्लीन डिसऑर्डर में क्या क्या होता है, अगर स्प्लीन में कुछ दिक्कत आ गई तो आपको क्या क्या हो सकता है। इसमें सबसे आम विकार है जिसमें तिल्ली सूज जाती है और उस पर काम का बोझ बढ़ जाता है, जिससे संभावित स्थिति और फटने का खतरा बढ़ जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, वो बहुत ज्यादा सूजन आ जाता है, जिसमें ये उस पर काम का बोझ बढ़ गया है, मतलब लीवर ठीक से काम नहीं कर पाता है, जो अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, और बहुत सारे इसकी वजह से भी अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, तिल्ली फटने की वजह से, ठीक है। फिर हो जाता है क्या है, इसमें तिल्ली के बहुत ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाने के कारण
जो ब्लड सेल्स में जो है अत्यधिक मात्रा में लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, ये प्लेटलेट्स ये निकल जाते हैं, ठीक है ना। ये ब्लड में ये जल बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इसके भी रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं, वो भी हम लोग बाद में एक बार देख लेंगे। अभी जल्दी से मैं इसको कवर कर देती हूँ। ठीक है, देखिए प्लेटलेट्स अगर ज्यादा निकल जाएगा, अगर कम हो जाएगा, तो आपके ब्लड में जैसे डेंगू होने पे ये बहुत ज्यादा मतलब डिस्प्ले आ जाता है, तब हमें प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिकाएं होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं अगर कम हो जाती है तो क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम कम हो मतलब खतरनाक हो जाता है कि हम लोग इम्यून सिस्टम में हम लोग कुछ भी थोड़ा सा भी डस्ट है, थोड़ा सा भी कुछ सीजन चेंज हो गया तो इसको मतलब हमें शरीर में दिक्कत आ जाती है। देखिए एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, मेरे पास हमेशा आयुष रहता है। आयुष को मैं क्या करती हूँ, एवरी 3 मंथ्स का 15 डेज का कोर्स चला लेती हूँ, 15 डेज का। तो ये क्या करते हैं, स्किन को भी कवर करता है, ये हमारे लीवर को भी कवर करता है। और ये जो प्लेटलेट्स काउंट में ना, मतलब आपका अगर लीवर और ये स्प्लीन अगर ठीक है तो आपका प्लेटलेट्स काउंट भी सही रहेगा। फिर क्या होता है, स्किन का फटना, ठीक ना। ये क्या होता है, एक चिकित्सीय आपात स्थिति है जिसमें प्लीहा टूट जाती है, अक्सर आघात के कारण, जिससे खतरनाक आंतरिक रक्तस्राव होता है। ये किसको होता है मैं बताऊं, किसी का अगर मानो कोई बहुत ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो गया। दूसरा, अगर जो बॉडी कांटेक्ट गेम्स में आते हैं ना, उसको ये ज्यादा खतरा होता है। मतलब जैसे फुटबॉलर हो गए, जैसे कभी आपका बास्केटबॉल में हो गया, क्योंकि उसमें ना बॉडी कांटेक्ट होता है, मतलब एक दूसरे में आघात लगने की होता है, तो उससे ज्यादातर एक खून ही लग जाता है ये हमारे बाएं हिस्से में, तो उसपे आपको ये दिक्कत हो सकता है। तो ये चीज बहुत जरूरी है, ये जानकारी रखना। फिर क्या, ये बहुत ज्यादा मतलब क्या मैं बोलूँ इसको, मैं ना जो टर्म्स जो है बहुत ज्यादा आप लोगों को टफ लग रहा है, आप टर्म्स पे मत जाइए, जस्ट इसका नाम इसलिए जान के रखिए, स्प्लेनिक इन्फार्क्शन। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे रक्त प्रवाह के कारण कमी के कारण स्किन में क्या होता है, टिश्यू की मृत्यु हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, नेक्रोसिस कहा जाता है। मतलब वही घूम फिर के वही कि हमें शरीर को ध्यान रखना है। इसमें क्या है, अगर टिश्यूज अगर इसमें जो टिश्यूज बने हुए वो अगर मर जाते हैं तो हमें ये दिक्कत हो जाती है, इसको नेक्रोसिस कहा जाता है, ठीक है। फिर क्या आता है, स्किन में फोड़ा, पस से भरी एक दुर्लभ इन्फेक्टेड कैविटी है, यहाँ पे ना फोड़ा बन जाता है, जिसमें ये बहुत ज्यादा मतलब हर किसी को नहीं होता, बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिए, ताकि मतलब स्किन में कुछ हो रहा है तो हेड केयर से भी आप यहाँ पे लेफ्ट की तरफ हाथ उठा के, जहाँ पे हमारे दिमाग में मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाया था उस हिस्से में, लेफ्ट हिस्से में कोई वाइब्रेशन नहीं, सिर्फ उसका लाल लाइट जो है ना हाइपो का, मैं आपको एक बार बता दूं, लाल लाइट जो है उससे आप लोग इसको थेरेपी कीजिए। तो इसमें क्या होगा, अगर इन्फेक्टेड कुछ है ना तो हो रहा है, अगर आपको पता नहीं चल रहा है, ये जो रेड लाइट आता है दूसरे इसमें, ये वाले पॉइंट पे नहीं, ये दूसरा जो है इसके साथ, जो ये वाला, इसको आप कीजिए, इसके हिस्से लगातार कीजिए, तो कोई फोड़ा हो कुछ भी हो तो धीरे धीरे वो घाव भर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, क्या कॉज होता है इसके लिए, स्किन में दिक्कत आने के कॉजेस क्या होते हैं, ये जान लीजिए। कॉजेस क्या होता है इसमें, संक्रमण, मोनोन्यूक्लियोसिस, मोनो होता है हेपेटाइटिस, मलेरिया, और ट्यूबरकुलोसिस होता है ना। हेपेटाइटिस किसका होता है आप लोगों को पता है, हेपेटाइटिस क्या होता है, वो लीवर की बीमारी होता है, जो बाहर से संक्रमण किसी चीज से होता है। मलेरिया ज्यादातर क्या होता है, मच्छर के काटने से, इसी के घर के आसपास सारी चीजों को खाली रखे। मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो हमारे काटने से मलेरिया होते हैं, हमें सबको पता है, लेकिन जिसके लिवर सही है उसको, बहुत कम लोगों को मैंने देखा जिसका लिवर सही है, एक ही एरिया में रह के मच्छर उनको भी काट रहे हैं,
तो क्या होता है, वो चीज आपको इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। आपका स्प्लीन को सही रखना है, लीवर को सही रखना है, तो आपको ये चीज स्प्लीन को घातक नहीं, स्प्लीन को कुछ नहीं होगा। ट्यूबरकुलोसिस जो क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी के नाम पे हम लोग जानते हैं, तो ये चीज आपको नहीं होना चाहिए। ये भी एक बीमारी है, इन्फेक्टेड बीमारी, मैं उसको बाद में सबको साथ वो करूंगी। फिर आता है लिवर डिजीज। मैंने अभी आपको बताया कि लिवर को हेल्दी रखेंगे तो आपका स्प्लीन भी हेल्दी रहेगा। सिरोसिस और पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण रक्त क्रिया में वापस जमा हो सकते हैं। तो जो काम इसको यहाँ पे करके बाहर की तरफ जाना है, तो वो काम उसको वो पूरा नहीं कर पाते। किसके, देखिए मैं हर चीज में, आप देखिए लीवर को भी मुझे खींचना ही पड़ रहा है, क्योंकि लीवर एक ऐसी, मैंने बताया था, एक ऐसी ऑर्गन है जो अपने आप को खुद ठीक कर सकता है। आप अगर थोड़ा सा उसको केयर करो, तो लीवर पे ज्यादातर लोगों को मैं बोलूंगी कि लीवर को थोड़ा आप लोग ध्यान दें लीवर पे। फिर आता है ब्लड कैंसर जैसे प्रॉब्लम, जो बीमारी होते हैं, ब्लड कैंसर डिसऑर्डर जैसे ल्यूकोमिया, लिम्फोमा और माइलोफाइब्रोसिस, इसको कहा जाए। ये सारे ब्लड कैंसर की, वो सारा एक मतलब धीरे धीरे इससे सब बनता है। ये इसका आपको इतना जानने की, मतलब टाइम में अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप सिर्फ इसको जान के रखिए कि इसकी वजह से जो होता है, इसमें हमारा स्किन को भी दिक्कत होती है। ऑटोइम्यून डिजीज, ये ऑटोइम्यून डिजीज क्या होता है, ये जो हमारा जो अच्छे से हमारा शरीर जो आप लोग जानते हो कि हमारे शरीर सेल से बना होता है। जो गुड सेल है ना, वो लीवर के फंक्शन की डिसफंक्शन की वजह से उसको ये पता नहीं चलता है कौन सा हमारा गुड सेल है, कौन सा हमारा बैड सेल है। मतलब वो बैक्टीरिया को खत्म करने से पहले हमारी शरीर ही अपने, देखिए जो बैड बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो तैयार करते हैं ना, वो हमारे शरीर ही तैयार करता है। वो क्या करते हैं, हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को जो है ना, उसको बढ़ाते हैं। तो अगर उसको हमेशा ये है कि वो बैड बैक्टीरिया को खत्म करे। कहाँ पे भी दिक्कत हो रहा है, फॉरेन बॉडी अगर हमारे शरीर में कुछ आ गया, वो उसको हटाए शरीर से। फॉरेन बॉडी का मतलब मानो कहीं बाहर से कुछ कीड़ा काट लेते हैं, मतलब कुछ भी आपका शरीर में, तो फोड़ा निकल के आता है, इसका मतलब है आपके शरीर में कुछ गया था। तो आपके जो बैक्टीरिया है, जो भी है गुड सेल, वो उसके साथ लड़ाई करके उसको फंस के आकार में उसको निकाल रहा है बॉडी से। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये ऑटोइम्यून डिजीज होता है ना, क्या गुड बैक्टीरिया जो होता है वो समझ नहीं पाता है कि कौन सा, कभी कभी ये लिवर की वजह से ही होता है। पहले तो ये सुनने को बहुत कम मिलता था। यहाँ पे र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। तो मैं आप लोग को एक बताना चाहूंगी कि इसमें आप लोगों को क्या करना है। इसमें आप लोग आर्थराइटिस का नाम सुन के लोग ये कर जाते कि अच्छा आर्थराइटिस है। अभी तो चलो टियास में आके हम लोग इसको बहुत ज्यादा जानकारी रखने के वो करते हैं। तो हम लोग को पता चल गया कि आर्थराइटिस किस तरीके का होता है, दो तरीके का होता है। लेकिन र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपके बॉडी का सेल ही आपको अटैक कर रहा है। ये ल्यूपस है, ये ल्यूपस भी सेम उसी का ही है। ये सारे ना लोग आके आपको बोलेंगे, तो आपको इसका टर्म को ध्यान देना चाहिए कि ये ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से ये हमारे स्किन को प्रभावित कर रहा है। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, जो बॉडी क्लीनिंग का, उसको कुछ भी नहीं दीजिए। मैं बार बार इसको बोलती हूँ, ना जिंक दीजिए, ना स्पिरुलिना दीजिए, कुछ भी नहीं दीजिए। उसको क्या चलाएंगे, जो बॉडी क्लीन कर सकते हैं उसको आप दीजिए। A4 दीजिए, हाई फाइबर दीजिए, चिटोसन दीजिए, टी पॉली दीजिए, ओपीसी दीजिए। हर एक के अलग अलग होता है, जैसे आप इसको जिम्नीमा भी दे सकते हैं। ये सारी चीज ना, ये इसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को खत्म करता है और लिवर को हेल्दी बनाते हैं। लोग मानते नहीं, लोग बोलते हैं ना मुझे तो ल्यूपस है। ये एक्चुअली एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर आपको बोल देंगे कि बहुत फाइबर खाओ, ये खाओ, लेकिन बेसिकली क्या होता है, लीवर को हेल्दी बनाना होता है। तो हमारे पास है बॉडी क्लीनिंग का जितने भी प्रोडक्ट्स है, उसको आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। सिम्टम्स क्या है स्किन के डिजीज का, पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में दर्द या बेचैनी जो बाएं कंधे तक फैल सकती है। तो आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं, अगर अपने अपने शरीर में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में
जहाँ पे यहाँ पे हमारे जो बस्ती खत्म होती है उस हिस्से में अगर दर्द हो रहा है और सीधा ये कंधों में पेट दिक्कत होता है, लेकिन आपको उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे ना, शोल्डर के पॉइंट पे ना झंझनाहट आते हैं, उसको कोई यहाँ पे पिंच सेंसेशन नहीं आता। यहाँ पे भी जो हम लोगों का जो ये स्पाइन में है, इसमें झंझनाहट आ रहा है, बहुत तेज झंझनाहट, लेकिन पिंच नहीं आ रहे। तो आप लोग जरूर स्टमक के साथ स्प्लीन को भी कवर कीजिए। मैं जब भी कोई भी पेशेंट आता है, देखिए मैं इसलिए बोलती, मैं अपना एक्सपीरियंस भी इसके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी पेशेंट आता है, मैं स्टमक और स्प्लीन को नहीं छोड़ती, मैं उसको 3 से 5 मिनट स्टमक, 3 से 5 मिनट स्प्लीन को भी दे देती हूँ। क्योंकि मुझे अगर पता नहीं है कि किसको किस वजह से हो रहा है, तो मैं ये 2 पॉइंट को ना, कोई भी पेशेंट हो, आप जरूर इसको रखिए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस होना है, क्योंकि तिल्ली पेट पर दबाव डालती है। अगर ये सूझ गया तो आपके स्टमक पे ये दबाव डालेगा, ठीक है। फिर क्या है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार संक्रमण होना, बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है। जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, किसी भी चीज का इन्फेक्शन, नॉट नेसेसरी कि पेट का, उसमें भी आपका ये तिल्ली संबंधी मतलब स्प्लिन डिजीज का ही लक्षण है। फिर क्या होता है, एनीमिया, फैटिग और इजी ब्लीडिंग। एनीमिया, थकान या आसानी से खून बहना या चोट लगना। कहीं पे भी आप देखोगे ना, बहुत सारे लेडीज को ये ज्यादातर होता है। थोड़ा सा किसी ने मतलब ऐसे हाथ पकड़ लिया, कुछ चोट लग गया, तो इसमें ना क्या हो जाता है, काले वो धब्बे पड़ जाते हैं, या बिना चोट लगे। मैं बार बार मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मेरे में भी था। मैं सीधा सीधा बोलती हूँ, मेरे को ये जो मैंने जब से ये टियास का प्रोडक्ट्स मैंने लेना शुरू किया, मानोगे आप, वो प्रॉब्लम मेरा खत्म है कि मैं हमेशा इस स्टोमक का, कुछ भी मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैं बैठ के मेरे सेंटर पे, आप लोगों को अगर पता है, मेरे सेंटर में बैठ के मैं स्टोमक और स्प्लीन को जरूर लेती थी। 5 से 10 मिनट स्टोमक को ले लिया, 5 से 10 मिनट मेरा स्प्लीन में ले लिया। पता नहीं क्यों मैं ऐसे ही करती थी पहले भी। तो धीरे धीरे मैंने देखा, मेरा जो ये जो है ना, क्योंकि इसको अगर करती हूँ तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये बहुत अच्छा बन जाता है, और ये चीज मेरा खत्म होने को लगता है। एनीमिया, एनीमिया क्यों होगा कि अगर इस रोग में, क्योंकि रेड ब्लड सेल बनना, जो इस बनाना, ये स्किन का जो एक कलेक्शन करके रखना, ये चीज बंद कर देता है, वो इतना नहीं कर पाता है, आपको शरीर में नहीं छोड़ पाता है, तो ये आपका एनीमिया बना दे सकता है। इसका आप कैसे डायग्नोसिस करोगे, ट्रीटमेंट कैसे करोगे? डॉक्टर क्या करते हैं, अक्सर शारीरिक परीक्षण के दौरान बढ़ी हुई तिल्ली को महसूस कर सकते हैं। आगे की जांच में रक्त परीक्षण, जो सीबीसी जांच है, पेट के अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई शामिल है। सीबीसी जांच जो होता है, फुल बॉडी टेस्ट में ये आ जाता है। सीबीसी जांच, रक्त परीक्षण, पेट का अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई में शामिल होता है। किसी का अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा नहीं बन रहा है ना, हीमोग्लोबिन की मात्रा, हम लोग एनीमी सोच के हम लोग Fe+ दे देते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना उसको आप देखिए, स्प्लीन का भी उसमें आप लोग कीजिए। किडनी वाले पेशेंट को स्प्लीन को देना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, इसमें ट्रीटमेंट क्या करें, असली कारण पर केंद्रित होना, जैसे संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक, कैंसर का उपचार। अगर किसी का मतलब ये ज्यादातर ना ऐसे तरीके के कारण की वजह से आते हैं, तो आप लोग रूट कॉज में आप लोग ध्यान दीजिए, क्यों हो रहा है। साथ में लिवर का भी थेरेपी कीजिए, ठीक है ना। टिपॉली लीजिए, आपके साथ साथ आप हाई फाइबर्स, उस टाइम पे आप जो हमारे बॉडी को क्लीन कर सकते हैं ना, उस टाइप का कीजिए, और लिवर को हेल्दी बनाने की काम कीजिए। प्लीहा को निकलना, ये क्या होता है, जो स्प्लेनेक्टोमी कहा जाता है। ये देखिए, जिसका लिवर, मैंने कहा था कि कुछ वजह से लिवर फट सकता है, कुछ वजह से कुछ लिवर में सूजन आ सकता है, तो इसको फट जाता है तो एक गंभीर दर्द होता है, ये रक्त कोशिकाओं की संख्या में भारी कमी आ जाती है, तो प्लीहा को शल्य चिकित्सक द्वारा निकाला जाता है इसको, ठीक है ना। तो इसको निकाल के रख सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको। लिविंग विद स्प्लीन, देखिए किसी का अगर किसी वजह से स्प्लीन निकल गया, देखिए गॉल ब्लैडर के बिना भी हम लोगों को जीना होता है, किसी किसी वजह, तो किसी किसी का अगर तिल्ली के बिना जीवन होता है, तो आपको क्या
क्या जानना है इसके लिए जानकारी रखिए। तिल्ली के बिना जीना संभव है, लेकिन इससे गंभीर संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वो कम हो जाता है। सर्जरी के बाद न्यूमोकॉक्स जैसी बीमारियों के लिए टीके लगवाना अनिवार्य है। अन्य अंग विशेष रूप से देखिए लीवर आ गया, अक्सर तिल्ली के कई कार्य को संभाल लेता है। तो लीवर को आपको हमेशा के लिए आपको लीवर को बहुत ज्यादा हेल्दी रखना है, ताकि तिल्ली जो है ना, तिल्ली के बिना भी अगर किसी वजह से अगर स्प्लीन हट गया तो आप लीवर को ठीक रख के भी तिल्ली को मतलब स्प्लीन को ठीक रख सकते हैं। तिल्ली के स्वास्थ्य के लिए आहार क्या क्या लेना है, मैं जल्दी करना चाहती हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है। इसमें पोषक तत्व से भरपूर भोजन करें, रंग बिरंगे फल, पत्तेदार सब्जियां, कम फैट वाले प्रोटीन और दालें खाएं। उस टाइम पे आप दाल को थोड़ा कम कीजिए। इसके बाद ना एक चीज मैं बताऊंगी, किसी किसी इंसान को आप देखोगे दाल वो नहीं हो रहा, सूट नहीं हो रहा, तो अभी आपको इसको मैं पढ़ाते मतलब जब बना रही थी शायद, तो मेरे लिए कुछ क्लियर हो गया कि किसी को अगर देखिए जब हम लोग कुछ चीज को अभी सर ने बताया, कुछ चीज सीख के आप लोग अगर सिखाओगे ना तो आपके मन में भी ना वो क्लियर हो जाता है कि हाँ मुझे इस प्रॉब्लम की इसको करना है। तो किसी को भी कुछ एलर्जी होता है ना कुछ चीज के लिए, तो आप इसको ना स्प्रिंग को जरूर कीजिए। मतलब कुछ जैसे दाल खाने पे किसी को दिक्कत हो जाती है, प्रोटीन खाने पे, तो आप लीवर के साथ गॉल ब्लैडर सब कुछ करके स्टोमक के साथ स्प्लिन को भी कवर कीजिए। वन कुक फूड मतलब गर्म और पका हुआ भोजन पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में पाचन में सहायता है और क्रिया की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अक्सर गर्म पका हुआ भोजन पसंद किया जाता है। ठीक है, उस टाइम पे फ्रिज से इसीलिए कहते हैं कि हमारे पहले जमाने में ये सब दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि हमारे पास फ्रिज नहीं होता। हम लोग अभी जल्दबाजी में खाना, देखिए लाइफस्टाइल है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खाना जब उससे निकाल के खाए तो उसको गर्म करके खाना खाए। प्रोसेस्ड आइटम का सेवन कम कीजिए, प्रोसेस्ड फूड आइटम का सेवन कम करें। मीठे पेय पदार्थ, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड जो मीट्स है उसका सेवन सीमित कीजिए। जो आजकल के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आ रहे हैं वो बिल्कुल भी आप लोग घटाए, उसको मत लीजिए। मैं बोलूंगी कि बिल्कुल उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको आप लोग हटा ही लीजिए अपने जीवन से। फास्ट फूड मतलब जो बर्गर जो होता है, हाँ ऐसा नहीं बोलूंगी कि नहीं लीजिए, हाँ एक आध बार ले सकते, लेकिन लगातार मत लीजिए। और जो प्रोसेस्ड फूड आइटम है उसमें आता है आपका प्रोसेस्ड मीट भी रहता है, आजकल पैकेटों में प्रोसेस्ड होके आ रहे हैं। अगर कोई भी यहाँ पे है जो प्रोसेस्ड खा रहे हैं मतलब नॉन वेज खाते हैं, तो उसके लिए भी मैं ये सलाह दूंगी कि उसको ना खाए। फिर आता है क्या, हेल्दी फैट्स का सेवन कीजिए। उसमें क्या आता है, ऑलिव ऑयल होता है, नट्स होता है, जितने भी आपके पास हम लोगों को जो ड्राई आते हैं ना नट्स जो आते हैं उसमें एवोकाडो, ये सारा आप लोग उसका सेवन कीजिए। ठीक है, फिर आते हैं जीवन शैली के क्या है उसमें, पेट पर चोट लगने से बचे, तिल्ली फटने का जोखिम कम करने के लिए फुटबॉल, सॉकर या हॉकी जैसे संपर्क वाले खेलों से बचे। ये सबके लिए नहीं बोल रही, जिनका स्किन में थोड़ा दिक्कत है, इम्यूनिटी सिस्टम कम है, उसको पहले अपने शरीर को तगड़ा कीजिए, फिर उस गेम के लिए जाइए। फिर उसके बाद है सुरक्षा का ध्यान रखिए। कार दुर्घटना स्थिति में अपने पेट को सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट पहने। देखिए सीट बेल्ट पहनना क्यों जरूरी है, हम लोग सब लोग चालान काटने के लिए ज्यादातर लोग करते हैं, इससे बचने के लिए भी कीजिए। अच्छा, पर्याप्त पानी पिए, प्रतिरक्षा प्रणाली और रक्त संचार को बेहतर बनाने के लिए खूब पानी पिए। फिर क्या, मेंटेन हेल्दी वेट। फिर क्या करना है, कार्टिसोल के स्ट्रेस को मैनेज करें। ठीक है ना, कार्टिसोल स्तर को कम करने के लिए योग या ध्यान का अभ्यास करें क्योंकि ये प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। फिर क्या करें, वैक्सीनेशन टीकाकरण, संक्रमण से बचाने के लिए मतलब टीकाकरण लगवाए, वार्षिक फ्लू के टीके सहित, क्योंकि ये तिल्ली पर अधिक दबाव डाल सकता है जो इसे बड़ा कर सकता है। क्योंकि ये सारा जो चीज होता है ना, हम लोग देखिए लगातार अगर एक्यूलाइफ सर अभी बोल रहे थे कि एक्यूलाइफ का जो है ये हमें ना अभी अपने पास रखना चाहिए, उठा के ले रखना चाहिए, क्योंकि ये आपका ना घर का डॉक्टर है, आप इसके साथ अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। तो आपको ये टीकाकरण भी लगा के रखना चाहिए, जो जो बच्चे को आजकल तो लगा ही देते हैं डॉक्टर, वो उसकी लिस्ट में आ जाते हैं। डॉक्टर से कब संपर्क करें,
जब लक्षणों पर ध्यान दें, यदि आपके पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में दर्द, थकान या बार-बार संक्रमण हो तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। ये लक्षण तीली के बढ़ने का संकेत देते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोग जान के रखें कि डॉक्टर के सलाह लेंगे तो आप सलाह के साथ अपना थेरेपी सप्लीमेंट चलाएंगे तो ही हमारे शरीर सही रह सकता है। और आप लोग क्या करेंगे, अपने आप को अंतर्निहित स्थितियों पर नजर रखें। अंदरूनी स्थिति, यकृत रोग, संक्रमण या ऑटोइम्यून विकार जैसी स्थितियों का उचित प्रबंधन करें जो यह संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। ठीक है सर, आज मैं यहाँ तक ही करना चाहती हूँ। इसको यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। आगे का आप सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए। जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया पापड़ी मैम। और मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले तो हमें बचें बीमारियों से। ज़रूरी नहीं कि एक्वालाइफ है तो हम जो मर्जी खाएं पिए बस ऐसे ही, और ध्यान ना रखें। ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैडम ने पूरा का पूरा कौन सा पार्ट हमारा कैसे काम कर रहा है, ठीक है, और उसके कैसे कैसे नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट होते हैं शरीर में, वो सब बता रही साथ में। और साथ में कुछ कुछ चीज़ों के जो है वो सप्लीमेंट भी बता रहे हैं। आगे चल के मुझे पता लग जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है, तो ही तो हम उसको सही तरीके से डायग्नोसिस कर पाएंगे ना। हमें पता ही नहीं कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, क्या उसका फंडा है, तो कैसे कर पाएंगे ना। तो फिलहाल हम जानने की कोशिश करें मोटे मोटे जो ऑर्गन है हमारे, मेन जो ऑर्गन वो कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद जब हमें पता लग जाएगा तो हमें ज़्यादा आसान रहेगा जो है वो एक्वालाइफ को चलाने में। तो पहले हम उन पार्टों को कर रहे हैं, उन ऑर्गन को कर रहे हैं जो हमारा काम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम की नज़ाकत है। और 6:46 हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया पापड़ी मैम आपका, जो इस तरह की तैयारी करते हैं। देखिए, मैं फिर से अपने साथियों को कहना चाहूँगा कि हम लोग आम आदमी हैं। ये अलग बात है कि हमारे साथ अलग अलग जोन से अलग अलग फील्ड से लोग हमारे साथ काम करना शुरू करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, हाउस वाइफ हो, ये सब लोग हमारे साथ काम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे खास बात देना चाहूँ, देखिए आपने खुद उस चीज़ पे स्टडी किया, पढ़ा, उसको तैयारी की, और तैयारी करके फिर आप अगर बता रहे हैं तो ये बड़ी बात है। आपने कुछ, पहली बात तो सीखते ही बहुत कम लोग हैं, पहली बात तो यहाँ पे है, सीखते ही नहीं है। फिर सीख लिया तो फिर उनके अंदर हिम्मत नहीं दोबारा किसी को सिखाने की, या वो रिस्क नहीं लेते, ठीक है। लेकिन ये खास बात है, आपने पहले खुद सीखा, सीख के ना उस पर आपने उसका रिजल्ट लिए और फिर आप हमारे साथियों को बता रहे, ये बड़ी बात है। तो अपने लिए तो हर कोई करता है, हम चाहते हैं कि हम सब लोग एक दूसरे की हेल्प करें। इस फैमिली माँ के ने, इसी को ट्रांस फैमिली कहते हैं, तभी मज़ा है। अकेले तो दुनिया घूम रही है, अकेले तो सारी दुनिया है ही अकेली। लेकिन जब हम इस फैमिली में आते हैं तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो भी सच्चे मन से, ईमानदारी के साथ। बेईमान दुनिया भरा पड़ा पूरी दुनिया के अंदर, तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होने चाहिए जिसपे हम ईमानदारी से अपने एक दूसरे साथी पर ट्रस्ट कर सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। हम आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से, और कल भी हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और जाने से पहले ज़रूर हम अपने 2 साथियों से आशा करेंगे कि कुछ को तो समझ में आया होगा, कुछ को नहीं भी आया होगा, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे इसकी पीपीटी आप तक भेजें। और 2 साथी ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज आपने इस पैनल के माध्यम से क्या महसूस किया। फास्ट 1-1 मिनट का टाइम है सर दोनों के पास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजूषा प्रसाद। सर, जबरदस्त सेशन। पापड़ी मैडम तो बिल्कुल है ना, बता दी ऐसा कि जो हमें अभी मैं खुद महसूस कर रही थी जब हम ट्रिम्फलिन नहीं ले रहे थे, तो जो नाश्ते का जो टाइम होता है ना, वो हम बहुत खराब तरीके से ले रहे थे। जैसे कि 11 बज रहा था, 11:30 बज रहा था। तो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो इसकी वजह से ना मेरे को दिक्कत आने लगी थी। जैसे मैंने खुद अपना, जैसे जब सब कुछ जानकारी रहते हुए हम अपना टाइम को खराब कर रहे थे, खाने का, नाश्ता करने का जो टाइम है और खाना खाने का टाइम है। जैसे बहुत काम कर लिए, जैसे जल्दी निकलना है तो जल्दी नाश्ता कर लिए, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं हो रहा था कि मुझे इसी टाइम में नाश्ता करना है और इसी टाइम में मुझे मतलब कि
मंजूषा जी, आपकी आवाज़ चली गई है। जानना है, जल्दी जानना है, सोचा कि प्रॉम्प्ट करने को मेरे सामने सही तरह से गैस बनना, थोड़ा सा ये भी शुरुआत हो गया था, एफओएस भी ले रही थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। अभी जो मतलब कि काम तो करेगा पर वो लेट से करेगा। जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, अपने खुद को जो नाश्ता जो करने का जो टाइम है, हम वो स्किप कर रहे थे, लेट कर रहे थे। तो अभी समझ में आया कि जो हम देर कर रहे हैं, जो हमारा पेट पे जाना चाहिए, और वो स्प्लीन की जो वो जैसे हमारा पेट का एरिया खराब होगा तो वो स्प्लीन के लिए भी खराब होने लगेगा। इसके वजह से आज बहुत बड़ी जानकारी मिली कि स्प्लीन में भी देना बहुत जरूरी है। मुझे एक नॉलेज मिला, मैंने एक चीज सीखा कि जो अगर पेट का है दिक्कत तो स्प्लीन में भी करना बहुत जरूरी है। थैंक यू पापड़ी मैम, थैंक यू सो मच। सर, हमें जानकारी होते हुए बहुत सारी चीज हमें नहीं पता होता है, जैसे एक दूसरे से जानने को सीखने को मौका मिलता है। तो आज मुझे मैडम पापड़ी मैम से ये भी सीखने को मिला, स्प्लीन एरिया जरूर कवर करना चाहिए, जिससे हमारा पेट और बहुत ठीक रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। इस तरह का किसी से हमें जानकारी मिलती है तो हमें इसको अपने आप पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बेटर टेयर्स बेटर लाइफ। गुड, शाबाश, कीप इट अप, आगे बढ़े। और एक साथी से और अपेक्षा करते हैं कि आपने क्या फील किया आज इस 1 घंटे के सेशन के दौरान। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर, बहुत अच्छा सेशन था, जो कि हम लोग तो ऐसे तो ट्रीटमेंट के बारे में सब सोचते हैं कि एक्वालाइफ से चेकअप हो जाता है, ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन हर ऑर्गन कैसे काम करते हैं इसके ऊपर जो पापड़ी मैन ने बनाया और हम लोगों को दिखाने की कोशिश की, बहुत अच्छा सेशन था। ये छोटे छोटे चीज अगर सबको नॉलेज में आता है तो फिर आसानी से हम अपने आप को सेफ भी रख सकते हैं और सबको सेव कर भी सकते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन था। पापड़ी मैम को बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने इतना मेहनत करके ये सारे चीज हमारे लिए लेके आ रहे हैं और इतने अच्छी तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारे चीज जो सेशन पापड़ी मैम का है, सारे सेशन अगर किसी ने देख लिया अच्छी तरह और समझ लिया तो फिर उनको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि सब ये सारे हमारे ऑर्गन के बारे में, बॉडी ऑर्गन को अगर हम नहीं जानते तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, जो हम सोचते हैं कि लीवर में प्रॉब्लम है तो लीवर को ठीक करो, कैसे करोगे, एक के साथ एक जुड़ा। जैसे स्प्लीन का आज मैम ने बताया, अगर स्प्लीन में प्रॉब्लम है, ये सारी चीज अगर नॉलेज में है, हम लोग क्यों नहीं प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते, इसलिए कि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी ऑर्गन किसके साथ जुड़ा हुआ है, कौन सी चीजों को ठीक करने से प्रॉपर एक सिस्टम में आएगा बॉडी। तो वो सारे चीज मैम ने लेके आई है। बहुत बहुत थैंक्स मैम को, और आपको भी सर, आपने इतना मेहनत करके सारी चीजों को अरेंज कर और टाइम देके हमें सिखाने के लिए टाइम दे रहे हो, तो थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स पापड़ी मैम को भी। और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग बैठे हैं सब ये सारी चीज एक बार में किसी को नॉलेज भी नहीं रहेगा, इसको बार बार देखना पड़ेगा। तो मैंने देखा है, आपने यूट्यूब में डाला है, मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा भी है कि देखो ये सारी चीज, अगर आपके पास एक्वालाइफ है तो आप इसको यूज कैसे करोगे। एक्वालाइफ लेके घर में रखने से तो कोई काम नहीं होगा। मेरी टीम में ही है जो कि उनके पास इक्वलाइफ है, लेकिन अभी ये सेशन देखेंगे तो भी वो इसको यूज कर सकते हैं प्रॉपर। तो ये इसलिए मैम को बहुत बहुत थैंक्स के इतने अच्छी तरीके से एक पीपीटी तैयार किया है और उन्होंने समझाने की कोशिश किया है। बहुत अच्छा सेशन था और अभी जो हो रहा है बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया अर्पणा जी, बेटर गुड, शाबाश, कीप इट अप। हम लोगों ने सब मिल के और जो हमारे ड्रीम हमने बनाए हैं उन सबको पूरा करेंगे, मिल के रोक करेंगे, टॉप करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का, स्पेशल थैंक्स
पापड़ी मैम का और आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं राइट 5:30 पे। मेरी आप सबसे गुजारिश है टाइम पे आइए और देखिए आपके कितने साथी आपके साथ ट्रेनिंग के लिए बैठ रहे हैं, ये ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम सभी साथी अपने अपने माइक ऑन कर लें और मैजिक मंत्र के साथ विदा लेंगे। कल मिलेंगे राइट 5:30 पर जी। हेलो हेलो टियान, टियांस, हेलो हेलो आई, better Tians, better life. I love Tians. I love the system. I am a diamond where all diamond go gold line everyone soon. और 100% जाना है गोल्ड लाइन, स्टार गोल्ड लाइन और बाली इंडोनेशिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले ज़रूर मैं अपने साथियों को कहना चाहूँगा, जाने से पहले कहना चाहूँगा जिन जिन साथियों ने अपनी टिकट बुक करा ली है, ठीक है, जिसने नहीं कराई वो अभी भी करा ले। जिन जिन साथियों ने अपनी टिकट बुक करा ली है वेरी गुड, और जिसने नहीं कराई है वो अभी भी करा ले, क्योंकि ये सेशन बहुत सुपर होगा। ये 9 और 10 मई आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, ये मेरी गारंटी है। डन। और आपको ना महसूस हो तो आप मेरे पास बोल देना, ये गारंटी है मेरी। इसलिए जो 7 स्टार साथी है वो जरूर 2 दिन का अटेंड करें और जो बाकी साथी 1 दिन का। थैंक यू सो मच, बाय। पापड़ी मैम आप इसको क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।